दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। मैंने सीटेट और यूपीटेट के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। मैंने मैथ का टॉपिक 1 नंबर सिस्टम मैंने करवाया, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए। आज मैथ की क्लास 4 है। आज एलसीएम एचसीएफ की क्लास है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, जिसे हम एलसीएम एचसीएफ कहते हैं, उसमें पहले उसके बारे में थोड़ी चीज़ जानकारी लेते हैं। अपवर्त ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, दी गई संख्या की अपवर्त कहलाती हैं। जैसे 5, 10, 15, 20 सभी संख्याएं 5 की अपवर्त हैं, क्योंकि यह 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो आगे देखते हैं समापवर्त, जिसे हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, उन दी गई संख्याओं को समापवर्त कहलाती हैं। जैसे 3 व 5 के समापवर्त 15, 30 हैं। ठीक, तो आप अपवर्त या समापवर्त समझ रहे होंगे। ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह अपवर्त कहलाती हैं, एवं ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हों, उन दी गई संख्याओं को समापवर्त कहलाते हैं। जैसे 3 व 5 के समापवर्त 15 और 30 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। लघुत्तम समापवर्त को संक्षेप में लासा या एलसीएम लिखते हैं। जैसे 3 व 5 के समापवर्त 15, 30, 45 हैं। इनमें सबसे छोटा समापवर्त 15 है, इसलिए 3 व 5 का लासा 15 होगा। अब लासा ज्ञात करने की विधियां देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करते हैं। आइए देखते हैं। चरण फर्स्ट, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। उसके बाद प्राप्त गुणनफलों को अभाज्य गुणनखंडों की घातांकों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इनमें से अधिकतम घातांकों वाली संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुण पर ही दी गई संख्याओं का लासा होता है। तो सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। प्राप्त गुणनफलों को अभाज्य गुणनखंड की घातांकों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इनमें से अधिकतम घातांकों वाली संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्याओं का लासा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 14, 6 और 12 का लासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें 14 का एलसीएम निकालेंगे। तो 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 7 के रूप में। उसके बाद 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 के रूप में। उसके बाद 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 के रूप में। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बताइए, तो 14, 6, 12 का लासा क्या हो जाएगा बताइए? तो इसको 22 गुणे 3 गुणे 7, बीच में सॉरी 22 ने 2 गुणे 2 है, गलत मिस्टेक टाइप हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो 2 दूनी 4, 7 त्रिक 21, 21 चौका 84 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 14, 6, 12, 2 7 जा 3 6। उसके बाद 3 से काटते तो 2 हो जाता। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84 इसका हो जाता वैसे भी। ठीक, वही इसमें बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, भाग विधि के द्वारा देखते हैं। दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा भाग विधि से ज्ञात करने के लिए देखते हैं। सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में लिखकर छोटी से छोटी आभाज्य संख्या से भाग करते हैं। तो सब उसके बाद
उपरोक्त चरण में प्राप्त भागफलों व बची संख्याओं का अगली पंक्ति से लिखकर चरण 1 को दोहराते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में लिखकर छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। उपरोक्त चरण में प्राप्त भागफलों व बची संख्याओं में अगली पंक्ति में लिखकर चरण 1 को फिर से दोहराते हैं। पुनः चरण 3 और चरण 2 की पुनरावृत्ति तब तक करते हैं जब तक कि प्रत्येक संख्या के नीचे भागफल 1 प्राप्त न हो जाए। चरण 4 सभी अभाज्य भाजकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। प्राप्त गुणनफलों को ही अभिलाषा होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे 48, 72, 96 का लासा ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 48, 72, 96 को लिखते हैं। उसके बाद उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, 36, 48 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 12, 18, 24 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, 9, 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है। 3, 9 और 6 हो जाएगा। फिर इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसको 48, 72, 2 गुणे 2 गुणे 2 करके ऐसे करके लिखते हैं, 288 आ जाएगा। ठीक, आगे भी हम समझाएंगे फिर जब इसकी सवाल लगाएंगे तो। तब तो आगे देखते हैं। अपवर्तक ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, दी गई संख्या के अपवर्तक या गुणनफल कहलाती हैं। तो जैसे 1, 2, 5, 10, 15, 30 संख्या 30 के अपवर्तक हैं। तो अपवर्तक किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, दी गई संख्या के अपवर्तक का गुणनफल कहलाती हैं। जैसे आपको मैं बताया मैंने 1, 2, 5, 10, 15 तथा 30 संख्या 30 के अपवर्तक हैं। अब समापवर्तक देखते हैं। तो समापवर्तक ऐसी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर देती हैं, दी गई संख्याओं का समापवर्तक कहलाती हैं। जैसे यदि 15, 30, 45 को 5 पूर्णतः विभाजित करता है तो 5 दी गई संख्या का 30, 45 का समापवर्तक है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि अपवर्तक किसे कहते हैं, समापवर्तक किसे कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्तम समापवर्तक देखते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे यदि दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में HCF पढ़ते और लिखते हैं। जैसे 15, 30 और 45 समापवर्तक होगा। 3, 5 व 15 है, परंतु इसमें बड़ी से बड़ी संख्या 15 है, इसलिए मासा 15 होगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। मासा ज्ञात करने की विधियाँ देखते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि देखते हैं, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इसमें सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं। उसके बाद सभी संख्याओं में से उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। प्राप्त गुणनफल ही अभिष्ट का मासा होता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करते हैं? सर्वप्रथम हम दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखते हैं। उसके बाद संख्याओं में से उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। प्राप्त गुणनफल ही अभिष्ट मासा होता है। जैसे 3684 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले 36 का हम निकालते हैं तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 का ये हो जाएगा। 84 का देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 सते 84। अब इसमें कॉमन देखते हैं, एक कॉमन मिल गया। उसके बाद फिर एक कॉमन मिल गया 2। उसके बाद एक कॉमन 3 मिल गया। बाकी 7 और 3 के जोड़े नहीं मिले, तो इसका मासा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 12। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग विधि देखते हैं। भाग विधि
जिसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम दी गई दो संख्याओं में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करके शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद प्राप्त शेषफल से भाजक को भाग करते हैं। उसके बाद चरण 3 और चरण 2 को तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त न हो। इस प्रकार प्राप्त भाजक ही दी गई संख्याओं का मासा होता है। तो भाग विधि से कैसे करते हैं? सर्वप्रथम दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करके शेषफल प्राप्त करते हैं। उसके बाद चरण 2 प्राप्त शेषफल से भाजक को फिर से भाग करते हैं। उसके बाद चरण 3 और चरण 2 को तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए, यानी जब तक कट न जाए। इस प्रकार प्राप्त भाजक को ही संख्याओं का मासा कहते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए पहले 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं तथा इसके बाद मासा व तीसरी संख्या का मासा ज्ञात करते हैं, या मासा या 20 मासा होता है। जैसे 44 से 180 का मासा ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए 44 144 डिवाइडेड बाई 180, इसको भाग देंगे, एक बार जाएगा 144 हो जाएगा। हासिल लेंगे 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गए 3, 36 हो जाएगा। 36 को 144 से भाग देंगे, 6 चौका 24 की 4, 4 3 12 14, 4 बार में कट जाएगा। तो इसका HCF हो जाएगा 36। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। भिन्नों का लासा तथा मासा ज्ञात करना। द कैलकुलेट द LCM HCF एंड फ्रैक्शंस। तो भिन्नों का लासा बराबर होता है, भिन्नों का लासा बराबर होता है अंशों का लासा गुणे हरों का मासा। तो अगर भिन्न का लासा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? अंशों का लासा बराबर हरों का मासा। यदि भिन्नों का मासा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? अंशों का मासा हरों का लासा। तो इसमें सिंपल भाषा में बोलें, अगर लासा पूछेगा, भिन्नों का अगर लासा पूछेगा तो ऊपर अंशों का लासा करेंगे, हरों का मासा कर देंगे। अगर भिन्नों का मासा पूछेगा तो अंशों का मासा करेंगे और हरों का लासा करेंगे। ठीक, जो चीज़ पूछे भिन्न में ऊपर वाले में वही कर दीजिए, नीचे उसका उल्टा कर दीजिए, बस सिंपल सी भाषा में। चलिए आइए देखते हैं। सभी भिन्न अपने सरलतम रूप में भी होना चाहिए। इसमें कुछ नियम भी हैं। सभी भिन्न अपने सरलतम रूप में होने चाहिए। दूसरा, दशमलव संख्याओं का लासा व मासा निकालते समय संख्याओं को परिमेय या संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं तथा भिन्नों के आधार पर उसका लासा मासा ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए 3/2 और 4/3, 3/2 और 4/3 का मासा ज्ञात करना है। तो बताइए कैसे करेंगे? तो इसमें अंश का मासा निकालेंगे। तो 3 और 4 का मासा निकालेंगे, 2 और 3 का लासा निकालेंगे। तो बताइए 2 और 3 का लासा निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। अब मासा 3 और 4 का निकालेंगे तो शेष 3 से 4 को भाग दे देंगे, 3 का 1, तो 1 आएगा। तो 1/6 हो जाएगा। ठीक, अब एक सवाल यही सवाल हम इसका लासा निकालने के लिए देखते हैं। तो 3/2 और 4/3 का लासा ज्ञात करना होगा। तो 3 और 4 का लासा निकाल लेंगे, 2 और 3 का मासा निकाल लेंगे। तो 3 और 4 का लासा निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 और 3 का मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 12। तो आप समझ गए होंगे कि भिन्नों का लासा अगर निकालना हो तो अंश का लासा कर देंगे, हर का मासा कर देंगे। अगर भिन्न का मासा निकालना हो तो अंश का मासा कर देंगे और हर का लासा कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं LCM HCF से, जो बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मासा सदैव क्या होगा? 1 होगा। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का लासा दोनों क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होगा। यदि 2 संख्याओं का मासा A दिया गया है तो दोनों संख्याएं AX तथा AY मानते हैं, जहां
तथा y परस्पर अभाज्य है। यदि दी गई संख्याओं का आधार समान है और घात असमान हो तो उनका लासा अधिकतम घात वाली संख्या होगी। हाँ, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यदि दी गई संख्याओं का आधार समान है और घात असमान है हो तो उनका लासा अधिकतम घात वाली संख्या होगी। जैसे इसमें देखिए, ये थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया है, इसको देख लीजिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 की घात 7, 3 की घात 12, 3 की घात 17 का लासा पूछ रहा है। तो इसमें क्या बताया मैंने, यदि दी गई संख्याओं का आधार समान हो और घात असमान हो तो उनका लासा अधिकतम घात वाली संख्या होती है। तो इसमें अधिकतम घात वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 की घात 17, तो इसका हो जाएगा आंसर 3 की घात 17 अगर लासा पूछे। अगर इसी में मासा पूछ लेगा तो सबसे न्यूनतम वाली होगी। जैसे नीचे देख लीजिए, यहाँ पे दिया भी गया है 2 की घात 8, 2 की घात 10, 2 की घात 15, इसका मासा बताइए। इसमें न्यूनतम घात वाली हो जाएगी तो 2 की घात 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, अगर लासा पूछे तो सबसे बड़ी घात वाले को ही लासा हो जाता है, अगर मासा पूछे तो सबसे छोटी घात वाला उसका मासा होता है। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो एलसीएम एचसीएफ के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने सब आपको समझा दिए। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के सेशन में करवाएंगे। अगर आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे यूपी टेट और सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।